हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को ओवरकम करने की और कुछ हद तक हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उनको कम करने की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपनी बहुत सारी खासियतें होती हैं, जैसे कि उनकी हायर इफिशियंसी, जिसकी वजह से उनकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, और दूसरा वो काफ़ी कम अमाउंट में कार्बन इमिशन करते हैं। अगर डायरेक्टली कार्बन इमिशन की बात करूँ तो हाँ ज़ीरो होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कार्बन इमिशन, चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है, तो यस इनडायरेक्टली कार्बन इमिशन होता है, पर चूँकि इनकी हायर इफिशियंसी ज़्यादा होती है इसलिए कार्बन इमिशन भी हमारे दूसरे पेट्रोल और डीजल व्हीकल से कम होता है। पर इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी सारी अपनी ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो एक तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लिथियम आयन बैटरी पैक्स की कॉस्ट ज़्यादा है। इसके बाद इनकी रिलायबिलिटी का भी थोड़ा सा इशू होता है। वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास अभी लोकल लेवल पर अच्छी लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल नहीं है, और जो कुछ अच्छी बनाते हैं उनकी थोड़ी सी महंगी है। और एक जो रीज़न होता है वो होता है चार्जिंग पॉइंट का, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर आपकी बैटरी कहीं डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको चार्ज नहीं कर सकते। और एक प्रॉब्लम होता है लिमिटेड ट्रेवल रेंज का। हाँ, क्योंकि हम लोगों को हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक सेट ट्रेवल रेंज ही मिल सकती है, जितनी हमारी बैटरी चार्ज होगी उतनी हमको ट्रेवल रेंज मिलेगी। पर बाकी पॉइंट्स को तो हम लोग ज़्यादा हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी पैक्स हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग हमारी ट्रेवल रेंज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ सिंपल टेक्निक का यूज करके हम लोग अपनी ट्रेवल रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है कि कैसे हम लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेवल रेंज को बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम लोग मैक्सिमम इफिशिएंसी को, जो हमारी मोटर्स होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि जो हमारी रनिंग कॉस्ट है और भी इफेक्टिवली कम हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेवल रेंज, या फिर दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की इफिशिएंसी काफ़ी सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिज़ाइन, बैटरी पैक की इफिशिएंसी, हमारे ड्राइविंग का पैटर्न, हमारी ड्राइविंग स्पीड, इसके बाद हमारी बीएलडीसी मोटर की इफिशिएंसी। हालांकि इनमें से काफ़ी सारे पैरामीटर ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि डिज़ाइन पैरामीटर होते हैं, जिनको कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। पर कुछ चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की वेलोसिटी को, हमारे ड्राइविंग पैटर्न को, और हम अपनी बीएलडीसी मोटर को उस स्पीड पर चला सकते हैं जिससे कि हम लोगों को मैक्सिमम इफिशिएंसी मिले। इन शॉर्ट, अगर हम लोगों को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की इफिशिएंसी बढ़ाना है, तो हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को एक तो स्पीड उतनी रखनी है जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाला ड्रैग फोर्स कम से कम हो, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और दूसरा, हम लोगों को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उस स्पीड पर चलाना है जिस स्पीड पर हम लोगों को हमारी बीएलडीसी मोटर मैक्सिमम इफिशिएंसी दे। हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम इफिशिएंसी अचीव करने की, तो बात कर लेते हैं हम लोग मोटर्स की, स्पेशली बीएलडीसी मोटर्स की, जिनका कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या स्पेशली ई बाइक्स में यूज होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम सेल्स होती है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की होती है, इसलिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में यूज होने वाली बीएलडीसी मोटर की। और ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। सबसे पहला, सबसे पॉपुलर मॉडल में जो अभी हमारे इंडिया में मोटर लगती है वो है हब बीएलडीसी मोटर। और इसके बाद जो कुछ हाई पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मोटर मिलती है वो है मिड ड्राइव मोटर। तो अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों मोटर की स्पेसिफिकली, और जानेंगे कि कैसे इन दोनों मोटर्स में हम लोग मैक्सिमम इफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिजाइनिंग कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी मोटर मैक्सिमम इफिशिएंसी अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर हब मोटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो हम लोग बात करेंगे हब मोटर की। और यहाँ पर आप एक कर्व देख रहे हैं जो कि एक 750 वाट हब मोटर का कर्व है, और इसमें आपको तीन पैरामीटर दिखेंगे। जो लेफ्ट हैंड में वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, हॉरिजॉन्टल बॉटम लाइन रिप्रेजेंट करती है आरपीएम को, और राइट हैंड साइड में वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है एफिशिएंसी को। अब आप इस कर्व में क्लियरली देख सकते हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है
हमें हमारी इस हब मोटर में वो मिल रही है 500 से लेकर 600 आरपीएम पर। अगर मैं इसको स्पीड के हिसाब से बात करूं तो इस आरपीएम पर हमको स्पीड मिलेगी 50 से 55 केएमपीएच की। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि हमारा जो मोटर का कर्व है वो बोलता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है 50 से 55 केएमपीएच की, जबकि हमारा मैन्युफैक्चरर बोलता है कि इकोनॉमी स्पीड है हमारी इलेक्ट्रिक बाइक्स की या इलेक्ट्रिक स्कूटर की 30 से 35 केएमपीएच के बीच में। तो दोस्तों बिल्कुल सही है और यहाँ पर कंफ्यूजन होता भी है, लेकिन एक जो फैक्टर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेवल रेंज को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो होता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाला एयर ड्रैग फोर्स, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर के इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। बात को प्रूव करने के लिए मैं एक और हब मोटर की डाटा शीट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो हब मोटर की डाटा शीट है इसके अकॉर्डिंगली ये हब मोटर है 550 वाट की रेटेड पावर, इसके बाद इसका रेटेड आरपीएम है 450 वाट और ऑपरेटिंग वोल्टेज है 48 वोल्ट। और आप इस रेड ब्लॉक में देख रहे हैं जो इस मोटर की मैक्सिमम इफिशियंसी मिल रही है हमको, वो मिल रही है 92% की, वो भी 440 के आरपीएम पर। तो यानी कि मेरी मोटर का रेटेड आरपीएम है 450 और मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरे को मिलती है 440। यानी कि अगर मैं इसको स्पीड के टर्म पे बात करूं तो मेरी इस बाइक की जो स्पीड होगी जब 45 के आसपास होगी तब मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। पर अगर मैं इकोनॉमी स्पीड की बात करूं तो इकोनॉमी स्पीड हो जाएगी अगेन 30 से 35 के बीच में। तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन फॉलो करता है। अगर मैं इस इकोनॉमी स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी को तो डेफिनेटली मेरी मोटर का यानी कि मेरी मोटर उस समय मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं देगी। बात को और अच्छी तरह से प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक डाटा शीट शेयर कर रहा हूं, जो कि मेरी अपनी एक स्टैंडर्ड डाटा शीट है जिसका कि यूज मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिजाइनिंग में करता हूं। और इस एक्सेल शीट की मदद से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पीड, इफिशियंसी और एयर ड्रैग के बीच के रिलेशन को, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर मैं शीट में फर्स्ट रो की बात करूं तो जैसा कि इसमें आ रहा है कि ये जो हब मोटर है 750 वाट की है, रिम साइड 12 इंच का है, लीनियर ट्रेवल ठीक है वो तो निकल ही जाएगा। जो हब मोटर का अगर मैं आरपीएम की बात करूं तो 300 आरपीएम को अगर मैं पकड़ूं तो 300 आरपीएम पे ये जो स्टैंडर्ड हब मोटर है वो लेती है तकरीबन 1000 वाट का पावर और इस आरपीएम पे एफिशिएंसी मिलती है 58% की। मान लीजिए मैं एक बैटरी पैक यूज करता हूँ 48 वोल्ट 50 एम्पियर का, जिसका की पावर हो गया है 2.4 किलोवाट। और अगर बैटरी पैक की एफिशिएंसी पकड़ो 85% की तो इफेक्टिव पावर हो गया 2 किलोवाट के आसपास। अब 300 आरपीएम पर जो मेरे को स्पीड मिलती है वो मिलती है 30 केएमपीएच की। पावर रेशियो की बात करूं मतलब मेरा मोटर पावर कंजम्पशन अवेलेबल पावर तो 2 टाइम्स का हो गया। तो मेरे को इस स्पीड पर 55% की इफिशियंसी को कंसीडर करते हुए जो ट्रेवल मिलेगा 36 किलोमीटर का ट्रेवल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एयर ड्रैग की बात करूं कैलकुलेशन के हिसाब से तो एयर ड्रैग निकल कर आता है 40 न्यूटन का। दोस्तों एयर ड्रैग के बारे में मैं अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप लोगों ने मिस किया तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिजाइनिंग के ऊपर था और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह से अब हम लोग सेकंड रो की बात करते हैं। यहाँ पर जो आरपीएम हो गया 350 हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई है बिल्ड डीसी मोटर की 62% हो गई है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर जो ट्रेवल रेंज मिल रही है चूंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है तो 38 की ट्रेवल रेंज मिल रही है, लेकिन अब एयर ड्रैग बढ़ गया है 55 हो गया एयर ड्रैग बढ़कर। अब हम लोग 2-3 रो को मिस करते हुए मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली रो पर चलते हैं। अब पांचवी रो में अगर आप देखेंगे फिक्स नंबर की सीरियल रो में तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी मिल रही जो आरपीएम आ गया है 500 आरपीएम आ गया है। अब इस 500 आरपीएम पे हम लोगों को एफिशिएंसी मिल रही है 80% की। और जब इस 80% के हिसाब से हम लोग देखेंगे हमारे ट्रेवल रेंज को तो वो 55 की है, यानी कि इनिशियल कंडीशन जहाँ पर ट्रेवल रेंज मिल रही है 36 की और अब इस वाली में हमको मिल रही है 55 की ट्रेवल रेंज 55 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि एयर ड्रैग आपका बढ़ चुका है और एयर ड्रैग बढ़कर आपका 112 न्यूटन हो चुका है। अगेन इसके बाद वाली रो देखते हैं जिसमें कि 85% की एफिशिएंसी मिल रही है। यहाँ पर आपका जो आरपीएम है 550 है। यहाँ पर जो आपको ट्रेवल रेंज मिल रही है सबसे ज्यादा ट्रेवल रेंज मिल रही है 60 की, यानी कि सेम पावर सेम बैटरी, लेकिन यहाँ पर आपको 36 जो आपका इनिशियल ट्रेवल रेंज है उससे तकरीबन डबल के आसपास 60 की ट्रेवल रेंज मिली है, क्योंकि मोटर की एफिशिएंसी 85 है। लेकिन यहाँ पर आपका एयर ड्रैग बढ़कर 135 न्यूटन हो चुका है, यानी कि अब आपका एयर ड्रैग जो है 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि व्हीकल्स के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। दोस्तों
अगर आप इस शीट को अच्छी तरह से देखेंगे इस पूरे डाटा को, तो आपको पता चलेगा कि जो एयर ड्रैग है वो हमारे स्पीड के प्रोपोर्शनली काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि अगर आप एयर ड्रैग का फॉर्मूला देखेंगे तो वो स्पीड का यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी वेलोसिटी आप बढ़ाते हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपका एयर ड्रैग बढ़ता जाता है, जो कि हमारे व्हीकल्स की इफिशियंसी, उसके पावर कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इन शॉर्ट, हम लोगों को डिजाइनिंग के टाइम पर ना केवल हमारी बीएलडीसी मोटर की इफिशियंसी पे ध्यान देना है, बल्कि हम लोगों को एयर ड्रैग के ऊपर भी फोकस करना है, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेवल रेंज या उसकी इफिशियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। के ऊपर काफी सारे रेजिस्टिव फोर्स काम करते हैं, लेकिन हम लोग मेजर फोर्सेस की बात करें तो वो होता है रोलिंग रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग रेजिस्टेंस। और इसको समझाने के लिए हम लोग ग्राफ की मदद लेते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बॉटम वाले ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स और स्पीड के बीच के रिलेशन को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सबसे जो डॉटेड ब्लू येलो लाइन है उसमें आप लोग देखेंगे तो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, और इसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो हमारा रोलिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग जब बात करते हैं एयर ड्रैग फोर्स की, तो ये स्पीड के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा रेपिडली इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे, जैसा कि ग्राफ में आप देख रहे हैं, ये एयर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है। उसी तरह से आप लोगों को सेकंड ग्राफ में भी देखने को मिलेगा कि एयर ड्रैग फोर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है हमारी व्हीकल की स्पीड या वेलोसिटी के अगेंस्ट में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को बेस्ट डिज़ाइन करना है और कैसे डिज़ाइन को ऑप्टिमाइजेशन करना है, ताकि हमको मैक्सिमम ट्रेवल रेंज मिले हमारी हब मोटर के केस में या फिर हमारे मिड ड्राइव मोटर के केस में। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एयर ड्रैग फोर्स किस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेवल रेंज और एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। यानी कि हमारे एयर ड्रैग फोर्स की इंपॉर्टेंस हमारे बीएलडीसी मोटर की एफिशिएंसी से ज़्यादा है। पर अगर मान लीजिए हम लोगों को ऐसी बीएलडीसी मोटर मिल जाती है, हब मोटर या मिड ड्राइव मोटर, जिसमें कि कम स्पीड पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए, तो हम लोगों के लिए वो होगा सोने पे सुहागा। यानी कि हमको कम स्पीड की वजह से एयर ड्रैग भी कम लगेगा, और इसी के साथ साथ कम स्पीड पे अगर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी तो मैक्सिमम ट्रेवल रेंज मिलेगी। अब इसीलिए मैंने आपको एक और मीटर का यहाँ पर मोटर का आपको एक ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। अब इस मोटर के डिज़ाइन पैरामीटर में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो मोटर है, ये मोटर कम स्पीड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर कर रही है, जैसा कि आपको कर्व में दिख रहा है। तो हम लोगों को इसी टाइप की मोटर का सिलेक्शन करना है। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोटर की इफिशियंसी की प्रॉपर्टी, उसकी टॉर्क की प्रॉपर्टी, उसकी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मोटर डिजाइन कर रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटर के इन सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। पर क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रिक बाइक नॉर्मली बनी बनाई लेते हैं तो हमारे पास कम ऑप्शन होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इस टाइप की मोटर मिलती है तो आप वो मोटर चूज करें, स्पेशली हब मोटर, जिसमें कि आपको कम स्पीड पर मैक्सिमम इफिशियंसी मिले, तो आपकी ट्रेवल रेंज डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग मिड ड्राइव मोटर के लिए। पर हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हब मोटर्स हैं, लेकिन हब मोटर्स के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और एक मेजर ड्रॉबैक की मैं बात करूं तो वो ये है कि उसके पैरामीटर फिक्स होते हैं, हम लोग उसके अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। यानी कि जो डिजाइंड आरपीएम और टॉर्क हम लोगों को मिलना है वही मिलेगा, हम उसके अंदर कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब बात मिड ड्राइव मोटर की आती है तो ये चीज़ मुझे मिड ड्राइव मोटर में बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मिड ड्राइव मोटर के साथ हम लोगों को ट्रांसमिशन यूज़ करना पड़ता है, और इस ट्रांसमिशन के रेशो को हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरपीएम और टॉर्क को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से परफॉर्मेंस को सेट कर सकते हैं। और अपनी इस बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक बीएलडीसी मोटर की डाटा शीट आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक 3 किलोवाट मिड ड्राइव बीएलडीसी मोटर की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे मेजर इफिशियंसी की बात करूं तो इस मोटर की इफिशियंसी जाती है 80 से 82% के बीच में, और जो मैक्सिमम इफिशियंसी जिस आरपीएम रेंज में मिल रही है वो है 4200 से लेकर 4700 के आरपीएम रेंज में हमको इस बीएलडीसी मोटर की मैक्सिमम इफिशियंसी मिल रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस मैक्सिमम इफिशियंसी को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैक्सिमम ट्रेवल रेंज को अचीव करने के लिए और एयर ड्रैग के इफेक्ट को कम से कम रखने के लिए। को उन्हीं पैरामीटर को ज़्यादा इलाज करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी।
यहाँ पर अब इन 3 मेजर पैरामीटर को सिलेक्ट किया है आरपीएम के, जिसमें कि हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है। जो हमारा पहला आरपीएम रेंज है वो है 4000 के आसपास की, जिसमें कि एफिशिएंसी मिल रही है 80% की। सेकेंड जो रो है हमारी वो है 4500 के आरपीएम की, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है 82.5% के आसपास की। और थर्ड वाली जो आरपीएम रो है हमारी वो है 4700 आरपीएम की, जिसमें कि हमको एफिशिएंसी मिल रही है 82% के आसपास की। बात करनी है उस ट्रांसमिशन रेशियो के सिलेक्शन की जिससे कि हमको हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैक्सिमम ट्रेवल रेंज या मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशन की, बेसिक कैलकुलेशन की, जिसमें कि टायर स्पेसिफिकेशन आता है। मान लीजिए मेरी जो गाड़ी है उसमें टायर लगा हुआ 90/90/12 का, तो जो रिम डाया हो गया वो 12 इंच हो गया, यानी कि इसको अगर मैं एमएम में कन्वर्ट करूँ तो हो गया 304.8 mm। इसके बाद अगर मैं टायर हाइट की बात करूँ तो इस कैलकुलेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एस्पेक्ट रेशियो 90%। तो उसके हिसाब से जो हाइट निकल कर आती है टायर की 81 mm की आती है। टायर डायमीटर की बात करें तो रिम डाया प्लस टायर की हाइट का 2 टाइम्स, यानी कि 467 mm मेरा ओवरऑल टायर डाया हो गया है। अब अब टायर रेडियस की बात करूं तो वो होता है टायर डाया डिवाइडेड बू, यानी कि 234 mm। टायर सर्कमफ्रेंस की निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr, 2 इंटू पाई 3.14 इंटू टायर रेडियस 234 mm। तो जो टायर सर्कमफ्रेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1.67 मीटर। इसको हम लोग लीनियर व्हील ट्रेवल भी बोल सकते हैं। कैसी बेस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का सिलेक्शन करना है जिसके ऊपर कि हम लोग मैक्सिमम टाइम एवरेज टाइम गाड़ी चलाते हैं, और इसी स्पीड को ऐसा सिलेक्ट करना है कि उसके ऊपर एयर ड्रैग का इफेक्ट भी कम हो और हम लोगों को बीएलडीसी मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मिले। तो अब इस आरपीएम को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है आरपीएम रिक्वायर्ड इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय व्हील ट्रेवल। तो हम लोग ऑलरेडी जो स्पीड कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो मेरी फेवरेट स्पीड है जिसके ऊपर कि मैं मैक्सिमम टाइम गाड़ी चलाता हूँ और जो कि एयर ड्रैग के हिसाब से भी ठीक ठाक है, वो है 40 kmph की। तो 40 kmph को अब हम लोग मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके लिए 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 666 मीटर पर मिनट। तो अब स्पीड निकल कर आ गई है मीटर पर मिनट में। अब चूंकि टायर सर्कमफ्रेंस या लीनियर व्हील ट्रेवल हम लोग निकाल चुके हैं 1.67, तो इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे कि आरपीएम कितने हमको व्हील्स पर चाहिए 40 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि हमारी स्पीड जो हम लोग निकाल चुके हैं मीटर पर मिनट में, और उसको डिवाइड कर लेंगे लीनियर व्हील ट्रेवल से। तो जो आरपीएम निकल कर आते हैं हमारी व्हील्स पर वो निकल कर आते हैं 400 आरपीएम, यानी कि 400 आरपीएम पर हमको 40 kmph की स्पीड मिलेगी। अब हम लोग चूंकि बात करेंगे बेस्ट इफिशिएंट आरपीएम की, तो जो हमारी बीएलडीसी मोटर के पैरामीटर के हिसाब से बेस्ट इफिशिएंट आरपीएम थे वो थे मोटर के 4500 के, जिसपे कि हम लोगों को इफिशिएंसी मिल रही थी 82.5 की। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन रेशियो, जिससे कि 40 kmph की स्पीड पर हमारी मोटर 4500 के आरपीएम पे रोटेट करे और हम लोगों को मैक्सिमम इफिशिएंसी वाली ड्राइव मिले। डिजाइन करेंगे मोस्ट इफिशिएंट ड्राइव रेशियो का, जिससे कि हमको मैक्सिमम ड्राइव रेंज मिलेगी या फिर इफिशिएंसी मिलेगी। और इसका फार्मूला है मोटर इफिशिएंट आरपीएम डिवाइडेड बाय आरपीएम रिक्वायर्ड टू अचीव 40 kmph स्पीड। अब चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि 4500 पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही थी बीएलडीसी मोटर की, जो कि थी 82.5, और हमको 40 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए जो आरपीएम चाहिए थे हमारे व्हील पर वो चाहिए थे 400 के। तो ड्राइव रेशियो निकल कर आता है हमारा 4500 डिवाइड बाय 400, और इसके बाद जो ड्राइव रेशियो निकल कर आता है कैलकुलेशन में वो निकल कर आता है 11.25:1 का, यानी कि हम लोगों को अपनी मोटर के आरपीएम को तकरीबन 11.25 टाइम्स कम करना है, जिससे कि हमको 40 kmph की स्पीड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूँ कि जो मोटर का सिलेक्शन आप लोग कर रहे हैं वो उतने पावर की होगी जिससे कि आप लोगों को ये सारे पैरामीटर यानी कि आपका परफॉर्मेंस मिल जाएगा और आपके परफॉर्मेंस की नीड को वो मोटर फुलफिल कर पाएगी। अगर आप कम डिजाइन की मोटर को यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में कुछ एरर आ जाए, इसलिए सफिशिएंट डिजाइन की मोटर को ही यूज करें। और अगेन इसके लिए आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं जो कि बेस्ड है मोटर सिलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिजाइन के ऊपर। अभी 40 kmph के हिसाब से बेस्ट ट्रांसमिशन रेशियो का सिलेक्शन कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पूरे बेस्ट
स्पीड रेंज की हमारे व्हीकल्स की ट्रेवल रेंज और मैक्सिमम एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले हमारी मोटर की डाटा शीट में जो मैक्सिमम एफिशिएंट आरपीएम रेंज निकल कर आ रही थी वो निकल कर आ रही थी 4000 से लेकर 4700 की। तो चूंकि हमारा एफिशिएंट रेशियो था, ट्रांसमिशन रेशियो, वो था 11.25:1 का। तो 4000 के आरपीएम पर जो इस रेशियो के बाद व्हील पर स्पीड आने वाली है वो आने वाली है 356 आरपीएम। और 4700 के आरपीएम पर 11.25 रेशियो के बाद जो व्हील पर रोटेशन आएगा वो आएगा 418 आरपीएम। अब अगर हम लोग इस 356 की स्पीड पर यानी कि 356 के आरपीएम पर हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 356 हो गया हमारा व्हील का आरपीएम, 1.67 हमारी लीनियर वेलोसिटी, और इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं kmph में। तो 356 के आरपीएम पर जो हमारी स्पीड निकल कर आ रही है वो आ रही है 36 kmph की। इसी तरह से बात कर लेते हैं 418 आरपीएम के लिए, और फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। और 418 आरपीएम के लिए जो बेस्ट रेंज निकल कर आ रही है वो आ रही है 42 kmph की। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट ये हो गया कि 40 kmph हमारी बेस्ट इफिशिएंट आरपीएम हो गया है, यानी कि स्पीड हो गई हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और जो रेंज हो गई हमारे लिए बेस्ट इफिशिएंट रेंज 36 kmph से लेकर 42 kmph की हमारी बेस्ट इफिशिएंट रेंज हो गई है। हालांकि अगर ड्रैग के प्रोपोर्शनल में हम लोग बात करें कि एयर ड्रैग इनमें से किस वेलोसिटी पे कम होगा, तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड है कि जितनी कम स्पीड पे हम लोग चलाएंगे उतना कम एयर ड्रैग लगेगा। लेकिन इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में और अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा आसानी हो। मोस्ट इफिशिएंट 3 स्पीड रेंज आ गए हैं, 36 kmph की, 40 kmph और 42 kmph, जिसमें से 40 kmph बेस्ट इफिशिएंट है हमारी मोटर की इफिशियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एयर ड्रैग का फॉर्मूला चूंकि आप लोग जानते हैं, हाफ इंटू एयर डेंसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इंटू फ्रंटेज एरिया ऑफ हमारी बाइक का इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब एयर ड्रैग का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 kmph के लिए जो एयर ड्रैग लगेगा हाफ इंटू एयर डेंसिटी स्टैंडर्ड है 1.2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.8, जो फ्रंटेज एरिया हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक्स का होता है नॉर्मली 1.2 मीटर स्क्वायर होता है। ये दोस्तों ऑलरेडी कैलकुलेशन मेरे इस वीडियो में है जिसका कि लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो कि है मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिजाइनिंग के ऊपर। अब क्योंकि वेलोसिटी हमारी 36 kmph है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसके अंदर हम लोग इंटू 2 कर देंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। तो 36 kmph पर हमारा जो एयर ड्रैग निकल कर आता है वो निकल कर आता है 58 न्यूटन का। इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं 40 kmph के ऊपर एयर ड्रैग की। तो फॉर्मूले में जब हम लोग सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 71 न्यूटन का। और हम लोग अब बात करें 42 kmph के ऊपर एयर ड्रैग की तो वो होने वाला है 78 न्यूटन का। तो आप देख रहे हैं कि मोटर की इफिशियंसी तो मैक्सिमम मिलेगी हमको 40 kmph की स्पीड पर जो एयर ड्रैग है वो 58 न्यूटन लग रहा है 36 kmph पर। तो ओवरऑल अगर मैं अगेन फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओवरऑल इफिशियंसी और मैक्सिमम ट्रैवल रेंज की बात करूं तो 36 kmph वो स्पीड होने वाली है जो कि आपकी फेवरेबल स्पीड होगी, यानी कि आपको वो भी एहसास नहीं होगा कि आप गाड़ी ज़्यादा स्लो चला रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका एयर ड्रैग भी मिनिमम होगा और आपको आपकी BLDC मोटर से मैक्सिमम इफिशियंसी भी मिलेगी। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो स्पीड चाहिए आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि एयर ड्रैग एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है और एयर ड्रैग आपके व्हीकल्स के डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि एयर ड्रैग को मिनिमम रखते हुए, यानी कि कम से कम वेलोसिटी पर अपनी मिड ड्राइव मोटर में उस ट्रांसमिशन रेशियो का सिलेक्शन करें जिससे कि आपकी मोटर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी निकाल कर जाए, जिससे ही आपको मैक्सिमम ट्रेवल रेंज मिलेगी और आपकी बैटरी का जो कैपेसिटी है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा।